बाहर से झोपड़ी, अंदर से 50 एसी का ससुराल। राधिका चूल्हे पर खाना बना रही थी, तब अचानक उसे बहुत गर्मी लगने लगती है और वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मुझसे अब और नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी इस गर्मी में। मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और इस चूल्हे के पास बैठकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे जलती हुई आग में झोंक दिया हो। देखो ना माँ, मेरा चेहरा कैसे लाल हो गया है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं? पूरी दुनिया की गर्मी क्या अकेले इसी को लगती है? हम सब भी तो इस घर में रह रहे हैं ना। तेरी भाभी को देख, वो कभी उफ तक नहीं करती और एक तू है, सरासी धूप क्या निकली नखरे शुरू कर देती है। माँ जी, आप राधिका पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आपको तो पता है कि हर साल राधिका को ऐसे ही गर्मी लगती है। इसे आप नदी पर भेज दीजिए, वहीं जाकर इसे ठंडक मिलेगी। अच्छा ठीक है, तू ये गंदे कपड़ों की पोटली उठा और नदी पर चली जा, वहाँ बहते पानी में कपड़े धोकर ले आ। यह सुनकर राधिका खुश हो जाती है। वो जल्दी से गंदी कपड़ों का ढेर एक चादर में बांधती है और उसे सिर पर रखकर बाहर निकलती है। रास्ते में उसे उसकी सहेली पिंकी और कुछ दूसरी लड़कियां मिल जाती हैं। राधिका उन्हें देखकर कहती है, पिंकी, कहाँ जा रही है? कहाँ जाऊंगी राधिका, घर में तो उबल रहे हैं हम। बस थोड़ा बाहर टहलने निकली थी कि शायद कहीं से कोई ठंडी हवा का झोंका मिल जाए। चल मेरे साथ नदी पर चल, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, वहाँ पानी में पैर डालकर बैठेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ यार, तूने बहुत सही बात कही, चलो सब नदी पर चलते हैं। वैसे भी नदी के आसपास बहुत ठंडक है, गांव में उससे ठंडी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। सभी लड़कियां नदी के किनारे पहुंचती हैं। नदी को देखकर राधिका खुश होते हुए कहती है, कितनी सुंदर जगह है ये, दूर दूर तक फैला हुआ पानी, आसपास लगे हुए पेड़ पौधे और ये चहचहाते हुए पक्षी। सचमुच यहाँ मुझे हमेशा बहुत सुकून मिलता है। ऐसा कहकर राधिका एक बड़े पत्थर पर बैठती और कपड़े पत्थर पर धोना शुरू करती है। कपड़े धोने के बाद वो नदी में उतर जाती है और नहाने लगती है। राधिका को ऐसा करते हुए बहुत मजा आ रहा था। वो काफी देर तक पानी में रहती है। ये देखकर पिंकी कहती है, राधिका बस कर, अब बाहर आ जा। तू पिछले 1 घंटे से पानी के अंदर ही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, सर्दी जुकाम पकड़ लेगा तुझे। इतना कौन नहाता है? पिंकी, तू नहीं समझेगी, हमारे घर की हालत तुझे पता है। वो छोटा सा कमरा, ऊपर से वो टीन की छत, रात भर नींद नहीं आती गर्मी के मारे। ये नदी ही है जो मुझे इस नर्क से ठंडक का रास्ता दिखाती है, इसीलिए मुझे चैन से नहाने थे। टोक मत मुझे कुछ नहीं होगा। हे भगवान, पता नहीं तुझे इतनी गर्मी लगती है, तेरा बस चले तो तू अपना बिस्तर यहीं नदी के बीचों बीच लगा ले। काफी देर बाद राधिका घर वापस आती है। तब राधिका की माँ कहती है, चल बेटा, हाथ मुंह धो ले, खाना लग गया, सबको भूख लगी होगी, तू भी खाना खा ले। अब सभी लोग जमीन पर बिछी चटाई पर बैठकर खाना खाने बैठ जाते हैं। शीला सबको खाना परोसती है। थाली में सादा खाना है, दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी। राधिका निवाला तोड़ती है लेकिन उसका गला सूख रहा है। वो कहती है, माँ, इतनी गर्मी है, ऊपर से गरम गरम खाना, कुछ ठंडा मिल जाता पीने को, कम से कम 1 गिलास लस्सी या कोई कोल्ड ड्रिंक मिल जाती तो मजा आ जाता। राधिका, तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी हैसियत देख और अमीरों वाले शौक पालना बंद कर। तुझे पता है ना कि बाबूजी कितनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक चाहिए तुझे, यहाँ 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही है और तुझे लस्सी सूझ रही है। अंकित, शांत हो जा बेटा। राधिका, तू भी समझदार बन। अपनी भाभी शीला को देख, वो भी इस घर की बहू है, वो कैसे बिना किसी शिकायत के इस गर्मी में अपनी जिंदगी गुजार रही है। कभी उसने ठंडे पानी या लस्सी की मांग की? तू जब ससुराल जाएगी तो पता नहीं वहाँ क्या करेगी, वहाँ भी क्या ऐसे ही नखरे दिखाएगी। ससुराल से याद आया, यशोदा हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता आया है। पास के ही एक गांव से तरुण नाम का लड़का है। घर बार ठीक है, लोग शरीफ है। कल वो लोग राधिका को देखने हमारे घर आ रहे हैं। पिताजी, आप मेरी शादी चाहे जहाँ भी तय करना, लेकिन उनके घर कूलर और पंखे जरूर होने चाहिए ताकि मुझे इतनी गर्मी ना लगे। राधिका बेटा, तुझे तो पता है कि हम गरीब हैं और हम गरीबों के यहाँ कोई अमीर रिश्ता कैसे आ सकता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उनके यहाँ कूलर और पंखे हैं या नहीं है। हाँ, लेकिन वो लोग हमारी तरह शरीफ और इज्जतदार जरूर हैं और हमारे लिए यही काफी है। अपने पिताजी की बात सुनकर राधिका चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है, भगवान करे उनके घर में कम से कम 1 कूलर तो हो, वरना मैं तो वहाँ भी नहीं टिक पाऊंगी। अगले दिन तरुण के घर वाले राधिका को देखने आते हैं। तरुण के पिता महेंद्र, माँ शारदा और छोटी बहन सौम्या सोफे पर बैठते हैं। राधिका ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर शारदा कहती है, अरे वाह, राधिका तो वाकई बहुत सुंदर है, जैसा हमने सुना था उससे भी कहीं ज्यादा प्यारी। भाई साहब, हमें तो लड़की पहली नजर में ही पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके हम ये शादी कर देंगे। भाभी, आपकी गांव जैसा हमारा गांव भी बहुत प्यारा है, आपको वहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। हमारे घर में आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे हम।
बात पक्की हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद मेहमान चले जाते हैं। तब शीला राधिका के पास आती है और कहती है, मुबारक हो राधिका, लड़का बहुत अच्छा है और परिवार भी बहुत सुलझा हुआ लग रहा है। तू बहुत खुश रहेगी वहाँ। भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या दुखी। आपने उनका पहनावा देखा, बहुत सादा था। मुझे डर है कि कहीं उनका घर भी हमारे जैसा ही ना हो। अगले दिन पिंकी राधिका को खिड़की से आवाज लगाती है और नदी के किनारे चलने के लिए कहती है। राधिका उसके साथ नदी की ओर चल निकलती है। नदी के किनारे बैठकर वो अपनी सहेलियों के सामने अपना दुखड़ा रोती है। क्या हुआ राधिका, तू इतनी उदास क्यों है? कल तो तेरी बात पक्की हो गई, अब तो तुझे खुश होना चाहिए। पिंकी, मैंने तो हमेशा सपना देखा था कि मेरी शादी किसी बड़े शहर के बड़े घर में होगी जहाँ एसी लगा होगा, लेकिन ये रिश्ता भी एक छोटे से गांव से आया है। उनकी भी वैसी ही झोपड़पट्टी जैसी स्थिति लग रही है। मेरी किस्मत ही खराब है, फिर से उसी छोटे घर में शादी हो रही है और अब मुझे कभी कूलर का सुख भी नहीं मिलेगा। मुझे पूरी जिंदगी इसी तपन और गर्मी में गुजारनी पड़ेगी। राधिका, हम सब गरीब है और हमारी तो ये किस्मत ही है, गरीबी में जीना और गर्मी सहना। ये तो हमारे नसीब में लिखा है। तू इतना क्यों सोचती है? कम से कम लड़का तो अच्छा है ना। काफी देर तक नदी पर रहने के बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। रात को राधिका गर्मी से बेचैन होकर अपने कमरे में जहां वहां टहल रही थी, तभी उसके पिता वहां एक पंखा लेकर आते हैं और राधिका को देते हुए कहते हैं, बेटा तू बहुत परेशान थी ना, मैं तेरे लिए ये पंखा लेकर आया हूँ। पुराना है पर हवा देता है, इसे चला ले, शायद तुझे थोड़ी नींद आ जाए। ऐसा कहकर रामू पंखा वहां रख देता है और वहां से चला जाता है। राधिका पंखा चालू करती है। पंखा बहुत आवाज करता है और वो भी वैसे ही गर्म हवा फेंकने लगता है। राधिका एक गहरी सांस लेती है और पंखा बंद करते हुए कहती है, भगवान, ये पंखा तो इतनी गर्म हवा फेंक रहा है कि इसके सामने सोना और भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा कहकर राधिका पंखा बंद कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और शादी का दिन आता है। शहनाइयां बज रही हैं। राधिका विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है। गांव की गलियां धूल भरी हैं। जैसे ही उसकी डोली तरुण के घर के सामने रुकती है, राधिका अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बाहर की ओर देखती है। घर के सामने एक पुरानी घास फूस की झोपड़ी जैसा हिस्सा बना हुआ है। दीवारें मिट्टी की हैं। यह देखकर राधिका मनी मन सोचती है, मेरी किस्मत सच में फूट गई। ये घर तो मेरे मायके से भी छोटा है। यहाँ तो छत भी मिट्टी और फूस की है। हे भगवान, मैं यहाँ कैसे रहूंगी। तभी शारदा कलश रखते हुए राधिका की आरती उतारती है और कहती है, अंदर आओ बेटा, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। आज से ये तुम्हारा घर है। राधिका भारी मन से गृह प्रवेश करती है। जैसे वो दरवाजे के अंदर पहला कदम रखती है, वो ठिठक जाती है। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वो बाहर जो तापमान 45 डिग्री था, घर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे वो किसी पहाड़ी इलाके में आ गई हो। वो मन ही मन कहती है, ये क्या, इतना ठंडा? बाहर तो इतनी धूप थी। वो जैसे ही अंदर आती है वो दंग रह जाती है। घर भले ही मिट्टी का बना था, लेकिन अंदर से वो बहुत विशाल था। छतें ऊंची थी और कमरे बहुत बड़े बड़े थे। धीमी रोशनी के कारण वो चीजों को गौर से नहीं देख पा रही थी। तभी उसके ससुर कहते हैं, बेटा तू बहुत थक गई होगी। तरुण, राधिका को उसके कमरे में ले जाओ, उसे थोड़ा आराम करने दो। तरुण उसे कमरे में लेकर जाता है। कमरे के अंदर पहुंचते ही राधिका को ऐसा लगता है जैसे वो किसी एसी रूम में आ गई हो। कमरा बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन वहां कोई मशीन नहीं दिख रही थी। राधिका तरुण से पूछती है, तरुण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमारा घर इतना ठंडा कैसे है? बाहर तो गर्मी चल रही है, लेकिन यहाँ तो मुझे चादर ओढ़ने का मन कर रहा है। राधिका, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ जानना है हमारे घर के बारे में, लेकिन अभी तुम सो जाओ, शादी की थकान है, कल बातें करेंगे। तरुण के ऐसा कहने पर राधिका सो जाती है। उसे ऐसी नींद आती है जैसे उसे सालों से नहीं आई थी, बिना पसीने और बिना घबराहट के। सुबह जब वो सोकर उठती है और तैयार होकर हॉल में आती है तो उसे फिर से वही तेज ठंडक महसूस होती है। राधिका देखती है कि हॉल बहुत बड़ा है और मिट्टी की दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। तभी शारदा वहां आती है। राधिका उससे कहती है, माँ जी, मुझे पूछना था कि ये हॉल इतना ठंडा कैसे रहता है? मुझे यहाँ कोई मशीन भी दिख नहीं रही है, फिर ये जादू कैसे हो रहा है? जादू नहीं है बेटा, ये हमारी मेहनत और दिमाग का नतीजा है। वो देखो। शारदा अपनी उंगली से एक बड़ी सी खिड़की की ओर इशारा करती है। राधिका पास जाकर देखती है। खिड़की के बाहर लोहे के एक फ्रेम में ढेर सारे मिट्टी के मटके एक खास क्रम में जमे हुए थे। ऊपर से एक पाइप के जरिए उन सभी मटकों पर पानी गिर रहा था और एक छोटी मोटर लगी थी जो उसे पानी को घुमा रही थी। पानी मटकों से टकराकर नीचे गिर रहा था और बाहर की हवा जब इन भीगे हुए मटकों के बीच से गुजरकर अंदर आ रही थी तो वो बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हो रही थी। ये देखकर राधिका हैरान रह जाती है और कहती है, माँ जी, ये तो कुछ एसी जैसा लग रहा है। ये किसने बनाया? हाँ बेटा, ये हमारा जुगाड़ का एसी है। इसी ने पूरे हॉल को कश्मीर बना रखा है। अब तुम जल्दी से किचन में जाओ और कुछ बना लो। तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, धीरे धीरे तुम्हें इस घर के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है।
राधिका रसोई की ओर बढ़ती है। उसे लग रहा था कि रसोई में तो कम से कम गर्मी होगी क्योंकि वहां चूल्हा जलता है, लेकिन जैसे वो रसोई के अंदर घुसती है वहां का तापमान हॉल से भी कम था। वो अचंभित होकर खड़ी रह जाती है। तभी सौम्या पीछे से आती है और कहती है, क्या हुआ भाभी, रसोई पसंद नहीं आई? सौम्या एक बात बताओ, ये किचन इतना ठंडा कैसे है? यहाँ तो आग जलती है, फिर भी यहाँ इतनी बर्फ जैसी ठंडक क्यों है? वो देखिए भाभी, खिड़की की तरफ। सौम्या उंगली से खिड़की पर लगे एक बड़े से पंखे की तरफ इशारा करती है। उस पंखे के ठीक सामने एक बहुत बड़ी लोहे की ट्रे रखी थी जिसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भरे हुए थे। पंखा जब चलता था तो वो बर्फ की ठंडक को खींचकर पूरी रसोई में फैला देता था। ये देखकर राधिका चौंक जाती है और कहती है, ओ माय गॉड, इतनी अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल करके ये एसी किसने बनाया है? भाभी अभी तो शुरुआत है, आपको बहुत कुछ जानना है। अभी फिलहाल आप अपनी पहली रसोई के लिए हलवा और खाना बना लीजिए, सब इंतजार कर रहे हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। सौम्या ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। राधिका बड़े उत्साह के साथ खाना बनाना शुरू करती है। वो सूजी का हलवा, दाल, चावल, पूड़ी और छोले बनाती है। उसे एक बूंद भी पसीना नहीं आता। वो बहुत खुश है। खाना बनाने के बाद वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, खाना तैयार है, उसे कहाँ लगाऊं? सौम्या, जाओ भाभी को डाइनिंग रूम दिखाओ और खाना वहीं लगवाओ। सौम्या उसे एक बड़े से डाइनिंग एरिया में लेकर जाती है। पूरा घर मिट्टी का है, लेकिन डाइनिंग एरिया की सजावट किसी महल से कम नहीं थी। वो डाइनिंग एरिया भी बहुत ठंडा था। तभी तरुण वहां आता है और सौम्या को ताली देता है। फिर राधिका से कहता है, अरे क्यों राधिका, कैसा लगा हमारा डाइनिंग रूम? तरुण, ये कैसे मुमकिन है? इतना बड़ा हॉल और इतनी ठंडक, यहाँ तो बर्फ भी नहीं दिख रही और ना ही मटके, फिर ये कमरा ठंडा कैसे है? तभी तरुण एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे वो देखो, वो हमारा तीसरा टाइप का एसी है। राधिका देखती है कि डाइनिंग एरिया के चारों तरफ जो पर्दे लटके हुए थे वो कपड़े के नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार की घास के बने हुए थे, और उन पर्दों के पीछे छोटी छोटी पाइपलाइन थी जिनसे पानी धीरे धीरे उन पर टपक रहा था, और पर्दों के पीछे छोटे छोटे पंखे लगे हुए थे। जैसे पंखे चलते वो गीली घास की खुशबू और ठंडक को पूरे कमरे में भर देती। राधिका ये सब हैरानी से देख रही थी। तभी सौम्या कहती है, भाभी ये सारे हमारे एसी हैं, हमारे घर में ऐसे 50 से भी ज्यादा एसी हैं। ये सुनकर राधिका दंग रह जाती है। वो जल्दी जल्दी किचन से खाना लाकर टेबल पर लगाती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। खाने के बाद महेंद्र राधिका को एक छोटा सा मखमल का डिब्बा देते हुए कहता है, बेटा, ये तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा है, इसे रखो। राधिका डिब्बा खोलती है तो अंदर सोने की एक बहुत ही भारी और सुंदर अंगूठी थी। ये देखकर राधिका मन ही मन सोचती है, ये लोग इतने गरीब दिखते हैं, घर भी मिट्टी का है, फिर ये सोने की अंगूठी, इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया? बाबूजी, माँ जी, ये तो सोने की अंगूठी लग रही है, बहुत महंगी होगी। हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि हम ऐसी चीज खरीद सके? मेरा मतलब है। बेटा, सब कुछ अभी मत जानो, धीरे, आज शाम तुम्हारी मुंह दिखाई है, उसकी तैयारी करो। शारदा उसे तैयार होने के लिए भेजती है। सौम्या उसके कमरे में एक बहुत ही महंगी रेशमी ड्रेस और कीमती जेवर लेकर आती है। राधिका उन्हें पहनती और आईना देखते हुए अपने मन में सोचती है, समझ नहीं आ रहा कि ये क्या रहस्य है। बाहर से झोपड़ी, अंदर से राजमहल जैसी ठंडक, और अब ये महंगे गहने। तरुण आखिर करता क्या है? थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। गांव की औरतें इकट्ठा होती हैं। राधिका की सुंदरता की सब तारीफ करती हैं। तभी विमला महेंद्र के पास आती है और कहती है, भाई साहब, बहन जी, मेरी बेटी की शादी अगले हफ्ते है, घर में खाने को दाने नहीं है, शादी कैसे करूंगी? मुझे विश्वास है कि आप लोगों की तरफ से मुझे मदद जरूर मिलेगी, जैसा आपने हमेशा किया है। विमला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी हमारी भी बेटी है, शादी का सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम बस खुश रहो। ये सब देखकर राधिका मन ही मन सोचती है, ये लोग खुद मिट्टी के घर में रहते हैं और दूसरों की शादी का खर्चा उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद सभी मेहमान चले जाते हैं। तब शारदा सौम्या से कहती है, सौम्या, हमारी बहू को जरा हमारा ये 50 एसी वाला पूरा घर घुमा दो, इसे भी तो पता चले कि ये किस घर की लक्ष्मी बनी है। ठीक है भाभी, चलिए मैं आपको दुनिया का सबसे अनोखा घर दिखाती हूँ। सौम्या राधिका का हाथ पकड़कर उसे एक के बाद एक कमरों में ले जाती है। हर कमरे में एक नई तकनीक का एसी लगा था। कहीं साइकिल के पहियों से पंखे बनाए गए थे, कहीं पुरानी फ्रिज के कंडेंसर का इस्तेमाल किया गया था, तो कहीं मिट्टी के पाइपों से ठंडी हवा पास की जा रही थी। राधिका हर एसी को देखकर दांतों तले उंगली दबा देती है। सौम्या उसे 49 कमरों और कोनों तक ले जाती है, लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा कमरा आता है जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ है। सौम्या वहां पहुंचकर रुक जाती है। तब राधिका कहती है, सौम्या, इस कमरे में क्या है? इसे क्यों नहीं खोल रही हो? भाभी, इस कमरे में जाने की इजाजत अभी किसी को नहीं है, चलिए अब वापस चलते हैं। राधिका के मन का सस्पेंस और गहरा हो जाता है। अगले दिन वो सब विमला की बेटी की शादी में जाते हैं।
शादी एक बड़े सामुदायिक हॉल में हो रही है। बाहर तेज धूप है, लेकिन जैसे ही राधिका हॉल के अंदर कदम रखती है वहां भी वही ठंडी हवा थी। तभी विमला वहां आती है और महेंद्र के पैर छूती है और कहती है, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद की वजह से ही मेरी बेटी की शादी इतनी अच्छी तरह से हो पा रही है। और देखिए आपने यहाँ भी अपनी वो ठंडक वाली मशीन लगा दी, मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो ये ठंडक भी इन्हीं लोगों की देन है। वो लोग शादी को एंजॉय करते हैं और रात को घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन राधिका की माँ यशोदा का फोन आता है और वो राधिका से कहती है, बेटा राधिका तू कैसी है, हम तुझसे मिलने आ रहे हैं। तेरे बापूजी अंकित और शीला भी साथ आ रहे हैं। हाँ माँ आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी। थोड़ी देर बाद राधिका के मायके वाले पहुंचते हैं। जैसे ही वो झोपड़ी नुमा घर को बाहर से देखते हैं उनके चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? बाहर तो लू चल रही और अंदर जैसे हम शिमला आ गए हो। राधिका ये सब क्या है? माँ ये मेरा ससुराल है, बाहर से झोपड़ी पर अंदर से 50 AC वाला घर। नाश्ते के बाद यशोदा राधिका को कमरे में ले जाती है। तब यशोदा राधिका से कहती है, बेटा तू तो बड़ी खुश नसीब निकली, लेकिन मुझे एक बात बता, ये लोग गरीब होने के बाद इतने महंगे और अलग अलग तरह के AC कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये पैसा कहाँ से आता है? राधिका मुझे तो लगता है कि जरूर कुछ ऐसा है जो तू नहीं जानती और हम भी नहीं जानते। थोड़ी देर बातें करने के बाद राधिका की माँ और भाभी वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पूरा परिवार बाजार पहुंचता है। जैसे वो गाड़ी से उतरते हैं गर्म हवा के थपेड़े उन्हें झुलसाने लगते हैं। राधिका का बुरा हाल है, उसका गला सूख रहा है, लेकिन उसने गौर किया कि महेंद्र और शारदा भी गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं। तभी महेंद्र कहता है, उफ, ये गर्मी तो जान ले लेगी। जल्दी करो शारदा, जल्दी जल्दी सब्जियां और राशन खरीदो। मुझसे ये गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। हाँ बस हो गया। सौम्या तूने अपनी किताबें ले ली, जल्दी चलो, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं भट्टी में खड़ी हूँ। कितनी अजीब बात है ये। इनके घर में 50 AC लगे हैं, लेकिन बाहर आते ही ये लोग ऐसे तड़प रहे हैं जैसे इन्होंने कभी धूप देखी ही ना हो। वो लोग जल्दी जल्दी सामान समेटकर अपनी जीप की तरफ भागते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर आ जाते हैं। घर आकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत घर के बाहर आती और आवाज देकर महेंद्र को बुलाती और कुछ पैसे देते हुए कहती है, बाबूजी क्या इतने पैसे में मुझे AC मिल सकता है? हाँ हाँ बहन चिंता मत करो, तुम्हें AC मिल जाएगा। सौम्या AC लाकर दे दो इन्हें। ये सुनकर सौम्या AC लाने घर के अंदर जाती है और एक AC लाकर उस औरत को दे देती है। सौम्या देखती है कि वो टूटे हुए मटके और पुराने प्लास्टिक के पंखों से बना एक अजीब सा ढांचा है। वो देखने में किसी कबाड़ जैसा है, लेकिन जैसी सौम्या उसे प्लग में लगाती है उससे निकलने वाली हवा किसी बड़े ब्रांड के AC को मात दे रही है। औरत वो मशीन लेकर खुशी खुशी चली जाती है। राधिका ये सब देख रही है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं है। वो तरुण के पास जाती है और कहती है, तरुण ये सब क्या है? क्या हम AC बेचते हैं? क्या हमारे घर पर AC की दुकान है? और वो मशीन, वो तो मटकों से बनी थी, फिर भी इतनी ठंडी हवा। मैंने कहा था ना तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, अभी तो तुम आराम करो। ऐसा कहकर राधिका की बात को टाल देता है और राधिका अपने मन में ढेर सारे सवाल लिए सो जाती है। अगले दिन सुबह जब राधिका उठती है तो वो देखती है कि सौम्या हॉल में अपना ट्राइपॉड लगाकर मोबाइल से वीडियो बना रही है। वो उसे बड़े उत्साह से कैमरे के सामने बोल रही है, तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा नया मिट्टी कूल AC मॉडल। ये सिर्फ 2 यूनिट बिजली खाता है और आपके बड़े से कमरे को शिमला बना सकता है। अगर आप भी इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। यह देखकर राधिका को आश्चर्य होता है। वो सौम्या के पास जाती है और कहती है, सौम्या ये क्या कर रही हो तुम? ब्लॉग बना रही हो? राधिका की बात सुनकर सौम्या वीडियो पॉज करती है और कहती है, हाँ भाभी, मेरा अपना YouTube चैनल है देसी जुगाड़ इंजीनियर। मैं अपने इस चैनल पर अलग अलग तरह के AC के बारे में बताती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है सौम्या। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में राधिका घर के बगीचे में टहल रही है। तभी तरुण के फोन पर एक कॉल आता है। वो पास ही खड़ा है और फोन स्पीकर पर है। हेलो तरुण जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका वो नया प्रोजेक्ट 7 बहुत पसंद आया है। क्या आप मुझे वो बनाकर दे सकते हैं? मैं आपको इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। लाखों का कॉन्ट्रैक्ट है ये। जी सर, अगर आप इसे बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए बनवाना चाहते हैं तो कल मेरी फैक्ट्री में मिलिए। ऐसा कहकर तरुण फोन काट देता है। तब राधिका कहती है, तरुण किसका फोन था? कौन से प्रोजेक्ट की बात चल रही थी? और ये फैक्ट्री? हमारे पास कोई फैक्ट्री भी है? तुम तो कह रहे थे कि तुम एक मामूली इंसान हो। अरे डार्लिंग, इतनी जल्दी सब कुछ जानने की क्या जरूरत है? कल तो मेरे साथ फैक्ट्री चलना, तुम्हें सब कुछ अपनी आंखों से दिख जाएगा। ऐसा कहकर एक बार फिर तरुण बात को टाल देता है। गार्डन में घूमने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। रात के खाने के समय तरुण सबको बताता है, नया प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है और कल सुबह हम सभी को फैक्ट्री जाना है
और आज मुझे उस कमरे में जाकर अपना काम पूरा करना है। खाना खाने के बाद तरुण खड़ा होता है और उस रहस्यमय कमरे की ओर बढ़ता है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था, और जाते हुए वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं अब अपने रूम में जा रहा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। ऐसा कहकर तरुण उस कमरे के अंदर चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। उसके जाने के बाद राधिका अपनी सास से कहती है, माँ जी अब तो बता दीजिए उस कमरे के पीछे आखिर क्या है? पूरी रात तरुण वहाँ क्या करता है? बेटा बस कुछ घंटों की बात और है, कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब जाकर सो जाओ। शारदा के ऐसा कहने पर राधिका अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन पूरी रात राधिका को नींद नहीं आती। उसे उस बंद कमरे से कभी ड्रिल मशीन की आवाज आती है तो कभी कुछ ठोकने पीटने की। सुबह सभी लोग हॉल में बैठे थे, तभी दरवाजा खुलता है और तरुण बाहर आता है और कहता है, माँ टास्क कंप्लीट हो गया है, चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, हमें फैक्ट्री के लिए निकलना है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार जीप में बैठता है। गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में एक छोटी सी शेड वाली बिल्डिंग है। बाहर से एक पुराना गोदाम जैसा दिखता है। जैसे वो जीप से उतरते हैं राधिका देखती है कि वहां कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। ये देखकर राधिका हैरान होकर पूछती है, ये है आपकी फैक्ट्री? हाँ राधिका, ये हमारी फैक्ट्री है, अंदर आओ। सभी लोग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर राधिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां कतार में अलग अलग तरह के एसी रखे हुए हैं। कोई पुरानी अलमारी से बना है, कोई सीमेंट की बोरियों और घास से, और कोई मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों से। वहां एक कोना जैसा है जहां पुरानी फ्रिजों के ढेर लगे हैं। तभी बाहर एक आलीशान कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत ही अमीर और सूट बूट वाला आदमी उतरता है और राधिका के ससुर के पास आकर कहता है, नमस्कार महेंद्र जी। तरुण बेटा, क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? हाँ सर, ये लीजिए आपका हाइब्रिड सोलर एसी। हमने एक पुरानी फ्रिज की बॉडी में मोटर और पंखा फिट करके इसे बनाया है। ये बिना बिजली के सिर्फ धूप से चलता है। कमलेश उस मशीन को देखता है और हैरान रह जाता है। वो तुरंत अपनी जेब से एक चेक बुक निकालता है और एक बहुत बड़ा अमाउंट भरकर तरुण को थमाते हुए कहता है, तरुण, तुम्हारा ये काम वाकई सराहनीय है। तुम्हारी वजह से उन गरीबों को भी एसी में रहने का सुख मिलेगा जो बिजली का बिल नहीं भर सकते। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। धन्यवाद। ऐसा कहकर वो कमलेश अपनी गाड़ी में एसी रखवा कर चला जाता है। राधिका अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो गुस्सा होते हुए सभी से कहती है, बस बहुत हो गया, अब मुझे सच जानना है, ये सब क्या ड्रामा है? आप लोग इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, लाखों के चेक ले रहे हैं, फिर भी वो फटी पुरानी झोपड़ी में रहते हैं। आप लोग कौन हैं और ये सब छुपा क्यों रहे हैं? राधिका शांत हो जाओ, चलो अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। तरुण राधिका का हाथ पकड़ता है और उसे फैक्ट्री के कोने में ले जाता है जहां एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। तस्वीर एक बहुत ही सुंदर लड़की की है जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। ये मेरी बड़ी बहन साधना है। 10 साल पुरानी बात है। उस समय बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। तरुण का परिवार उस वक्त वाकई बहुत गरीब था। वो एक झोपड़ी में रहते थे जहां हवा का नामो निशान नहीं था। साधना को तेज बुखार था और गर्मी की वजह से उसका शरीर तप रहा था। पिताजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कोई तो पंखा ला दीजिए, इतनी गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुझे कोई पंखा ला कर दे सके, हमें माफ करना। उस दिन तापमान 48 डिग्री था। साधना दीदी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। गर्मी की वजह से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन हमने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि हमारे पास उसे ठंडक देने के साधन नहीं थे। उसी दिन मैंने फैसला किया था कि मैं ऐसी इंजीनियरिंग करूंगा जिससे किसी भी गरीब को गर्मी की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। मैंने बहुत पढ़ाई की, स्कॉलरशिप जीती और गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर बना। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों से करोड़ों के ऑफर आए, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन कंपनियों में जाता तो मैं सिर्फ अमीरों के लिए एसी बनाता। मैंने तय किया कि मैं अपने घर को वर्कशॉप बनाऊंगा। हम मिट्टी के घर में इसलिए रहते हैं क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक रूप से ठंडी होती है और ये गरीबों के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। हम बाहर से झोपड़ी इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी गरीब हमारे पास आने से डरे नहीं। अगर हम आलीशान बंगला बना लेते तो क्या वो औरत 500 रुपए लेकर हमारे पास आ पाती? हमने अमीरी इसीलिए छुपाई बहू, ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और उन लोगों की मदद कर सके जिन्हें सच में जरूरत है। और वो रहस्यमयी कमरा भाभी, वो भैया की लैब है। वहां तो रात भर नए नए जुगाड़ वाले मॉडल डिजाइन करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी मूर्ख थी जो आप लोगों को गरीब समझकर कोस रही थी। मुझे तो गर्व होना चाहिए कि मैं इस घर की बहू। आप लोग तो फरिश्ते हैं। फरिश्ते नहीं राधिका, बस अपनी बहन को खोने का दर्द जानते हैं। अब चलो घर चलते हैं। अभी 51वां एसी डिजाइन करना है और इस बार उसमें तुम मेरी मदद करोगी। ये सुनकर राधिका मुस्कुराती है। अगले कुछ दिन राधिका के लिए किसी ट्रेनिंग कैंप जैसे थे। वो अब बल्कि दोपहर के समय तरुण के साथ उस रहस्यमय कमरे यानी लैब में बैठती थी। वो मटकों को सही क्रम में लगाना, खस की घासों को जाली में फिट करना और मोटर के कनेक्शन समझना सीख रही थी।
सौम्या भी अपने ब्लॉग्स में अब राधिका को न्यू इन्वेंटर भाभी के रूप में पेश करने लगी थी, जिससे उनके चैनल की लोकप्रियता और बढ़ गई। तभी एक दोपहर घर के बाहर शोर सुनाई देता है। गांव के प्रधान और कुछ बड़े लोग महेंद्र जी के पास आते हैं और कहते हैं, आइए प्रधान जी, इतनी दोपहर में कैसे कष्ट किया, बैठिए, मैं ठंडा पानी मंगवाता हूँ। अरे महेंद्र भाई, हमारे गांव का जो सरकारी स्कूल है उसकी छत सीमेंट की है, बच्चे गर्मी से बेहोश हो रहे हैं। मास्टर जी कह रहे हैं कि स्कूल बंद करना पड़ेगा क्योंकि वहां बैठना नामुमकिन है। हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हर क्लास में एसी लगवा सके। क्या आपका जुगाड़ वहां काम आ सकता है? अरे क्यों नहीं प्रधान जी, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। राधिका, सौम्या, चलो अपना सामान उठाओ, आज हमें एक स्कूल को शिमला बनाना है। पूरा परिवार और उनके कुछ वर्कर्स स्कूल पहुंचते हैं। राधिका ने पहली बार देखा कि तरुण का काम सिर्फ मशीनों बनाना नहीं बल्कि आर्किटेक्चर को समझना भी था। उसने स्कूल की छतों पर मिट्टी के खाली मटके उल्टे करके रखवाए और उन पर चूने का लेप लगवाया। खिड़कियों पर उसने राधिका की मदद से खस के पर्दे लगवाए जिनमें छोटी पाइपलाइन से पानी गिर रहा था। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद स्कूल का तापमान बाहर से 15 डिग्री कम हो गया। बच्चे जो कल तक पसीने से तरबतर थे अब चैन से पढ़ाई कर रहे थे। तरुण, देखो बच्चों के चेहरे की मुस्कान, ये देखकर जो सुकून मिल रहा है वो शायद करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं मिलता। अपना काम पूरा करके सभी लोग घर आ जाते हैं और अगले दिन राधिका के मायके से एक और कॉल आता है। अंकित घबराते हुए कहता है, राधिका जल्दी घर आ जा, बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, लू लग गई है उन्हें और घर में इतनी तपन है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्हें तुरंत किसी ठंडी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। क्या भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं और तरुण अभी आ रहे हैं। माँ से कहो हिम्मत रखें। ये सारी बातें सुनकर तरुण और राधिका तुरंत अपनी जीप में 2 मिट्टी के कूल एसी और कुछ उपकरण लेकर राधिका के मायके पहुंचते हैं। वहां का मंजर भयानक है। टीन की छत आग उगल रही है और रामू जी बेसुध पड़े हैं। यशोदा और शीला रो रही हैं। तभी तरुण से कहता है, अंकित भाई, आप इन्हें बाहर नीम के पेड़ के नीचे ले जाइए, तब तक मैं इस कमरे का इलाज करता हूँ। राधिका, तुम घास की चटाइयां गीली करो। तरुण ने फुर्ती से खिड़की पर अपना बनाया हुआ विंडो कूलर फिट किया और छत पर सफेद रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर दी। आधी घंटे के अंदर कमरे की लू गायब हो गई और वहां ठंडी सौंधी मिट्टी की महक वाली हवा चलने लगी। रामू को जब उस कमरे में लाया गया तो उनकी उखड़ी हुई सांसें स्थिर होने लगी। तब रामू बोले, ये स्वर्ग कहाँ से आ गया, इतनी ठंडक? ये स्वर्ग नहीं जी, ये आपके दामाद का कमाल है। राधिका, तू सच कह रही थी, तेरा ससुराल वाकई अनमोल है। तरुण, आज तुमने मेरे पिता की जान बचाई है, तुम सच में एक महान इंजीनियर हो। अरे अंकित भाई, बड़ा वो नहीं जो डिग्री लेकर बड़े ऑफिस में बैठे, बड़ा वो है जो अपनी डिग्री का इस्तेमाल करके अपनों और समाज के आंसू पोंछने के लिए अपना काम करे। अब राधिका के ससुराल वाले नई कूलर से बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद राधिका और तरुण घर वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ महीने और बीत जाते हैं। राधिका पूरी तरह से इस बिजनेस और मिशन का चेहरा बन चुकी थी। एक दिन एक बड़ी न्यूज चैनल की टीम उनके 50 एसी वाले घर का इंटरव्यू लेने आती है। पूरी दुनिया हैरान थी कि कैसे मिट्टी के घर में बिना हजारों के बिजली के बिल के इतनी ठंडक हो सकती है। तभी रिपोर्टर कहता है, नमस्ते दोस्तों, आज हम खड़े हैं एक ऐसी झोपड़ी के सामने जिसे लोग चमत्कारी घर कह रहे हैं। यहाँ 50 अलग अलग तरह के स्वदेशी एसी लगे हुए हैं। आइए मिलते हैं इसके मास्टरमाइंड तरुण और उनकी पत्नी राधिका से। इंटरव्यू के दौरान तरुण ने अपनी बहन साधना की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर करोड़ों लोग भावुक हो गए। राधिका ने कैमरे के सामने आकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, अक्सर हम सुख सुविधाओं को अमीरी से जोड़ते हैं, लेकिन असली अमीरी वो है जो सबको साथ लेकर चले। हमारे घर में 50 एसी इसलिए नहीं है कि हमें ऐश करनी है, बल्कि इसलिए है ताकि हम 50 अलग अलग तकनीकों को टेस्ट कर सके और उन्हें गरीबों तक पहुंचा सके। हमारा घर एक लैब है और हमारी जिंदगी एक मिशन। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन राधिका और तरुण अपने घर की छत पर बैठे हैं। तरुण, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं नदी पर कपड़े धोते हुए रो रही थी और भगवान को कोस रही थी। मुझे तब पता नहीं था कि भगवान मुझे ऐसी जगह भेजेंगे जहां मैं खुद दूसरों के लिए ठंडक का रास्ता बन जाऊंगी। और मुझे पता नहीं था कि मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिलेगी जो मेरी साधना दीदी के अधूरे सपने को अपना बना लेगी। राधिका, अब तो तुम्हें इस बाहर से झोपड़ी वाले घर से कोई शिकायत नहीं है ना? शिकायत? तरुण, अब अगर कोई मुझे महल भी दे तो मैं उसे ठुकरा दूंगी, क्योंकि इस मिट्टी की सौंधी महक और इन 50 एसी की ठंडक में जो सुकून है वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं। तभी सौम्या दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में सिल्वर प्ले बटन है जो यूट्यूब से आया है। सौम्या वो दिखाते हुए कहती है, भैया भाभी देखिए, हमारा चैनल हिट हो गया। अब हमारे पास और भी ज्यादा फंड्स हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए। तभी महेंद्र और शारदा भी वहां आते हैं और अपने बच्चों की कामयाबी देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ थामे खड़ा है। बाहर भले ही धूप हो, लेकिन उस घर के अंदर और उन सब के दिलों में अब हमेशा के लिए शांति और संतोष की ठंडक बस गई है।